बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं गोविंद शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी विषय में हिंदी सम्राट या उपन्यास सम्राट कहूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। ईदगाह कहानी जो है वो देखिएगा शाब्दिक अर्थों में ईद और गाह, गाह का अर्थ होता है स्थान, ईद की नमाज अदा करने वाला स्थान। और कहीं ना कहीं आज का जो अंतरा है, ये आज का जो भाग है, आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं ईदगाह के विषय में ही इंगित करता है। देखिएगा कैसे, कल हमने पढ़ा था यहां तक और आज हम पढ़ेंगे सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम का मतलब दरी जो होती है उसको जाजिम बोलते हैं। जाजम दरी जो होती है उनकी बनी हुई पर्स जो होती है वो बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई, पक्की जगत के नीचे तक। पक्की जगत का मतलब जहां तक पक्का पर्स है वहां तक तो है, उसके भी नीचे तक, पक्की जगत के नीचे तक। पक्की जगत का मतलब जहां तक फर्श जो है पक्का बना हुआ था वहां तक तो है, और उसके नीचे भी ईदगाह में जो है ईद की नमाज अदा करने वाले लोग जो हैं वो बैठने लगे हैं। जहां जाजिम भी नहीं है, जहां बिछाने का कोई जो है दरी या पर्स जो है वो नहीं हो। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, पीछे की पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। देखिएगा धार्मिक स्थान है, और धार्मिक स्थान के लिए एक शाब्दिक अर्थ की बात करूं कि ना तो कोई धनी होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई बड़ा अधिकारी होता है, ना कोई छोटा। मंदिर जो है उस मंदिर में सब समान होते हैं। यहाँ ना कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इस्लाम की निगाह का मतलब धर्म में सब बराबर रहते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू का मतलब होता है कि एक जगह स्थान पर पानी रखा जाता है, उस पानी से अपने हाथ और मुंह को धोया जाता है, और उस हाथ और मुंह को धोने की जो क्रिया होती है उस प्रक्रिया को वजू के नाम से जाना जाता है। तो बाहर से आने वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो है हाथ पांव मुंह धो करके नमाज अदा करने के लिए उस पंक्ति में खड़ा हो जाता है। पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों से एक साथ सिजदे में झुक गए। सिजदा कहते हैं प्रार्थना करना या नमस्कार करना, वंदन करना। आप हिंदी की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं वंदन करना, अभिप्राय वंदन से हो सकता है। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार ये क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो गई हो। देखिएगा कैसा अद्भुत संतुलन, कैसा अद्भुत दृश्य वो बताया जा रहा है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि सभी लोग एक साथ झुकते हैं और एक साथ इबादत करते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये प्रक्रिया केवल एक बार नहीं होती, ये प्रक्रिया, यही क्रिया होती रहती है अनेक बार, कई बार ये क्रिया होती है। और ऐसा लगता है जैसे कोई बिजली की लड़ी हो। लड़ी का मतलब लाखों बत्तियां एक साथ जहाँ लगी होती है, वो बिजली की जो लड़ी है वो लड़ी जो है एक साथ जलती है। प्रदीप्त होने का मतलब जलना, रोशन होना, उर्दू में कहा गया है रोशन होना। प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए और एक साथ उनको बंद कर दिया जाए। यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद का मतलब होता है स्वयं का आनंद, आत्मा का आनंद, आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं की एक लड़ी पिरोए हुए हो। यहाँ से प्रश्न आता है कि भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? यहाँ से प्रश्न बनकर के आता है
और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस तरीके से इस प्रश्न को कंडक्ट करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ईदगाह जो होता है स्थान है जहाँ इस्लाम धर्म के लोग ईद की नमाज अदा करने आए हैं। इस ईदगाह पर कोई गरीब कोई अमीर नहीं है। इस्लाम के दृष्टिकोण में सब समान होते, सब एक जैसे होते, सबका एक जैसा भाव होता है और कहीं कहीं एकाकी और एकता का भाव उसमें दिखाई देता है। इस बात की बात आगे कही गई कि जब ऐसी क्रियाएं और विस्तार और इनकी अनंतता को देखते हैं तो हृदय जो है उसमें एक धर्म के प्रति, एक ईश्वर की इबादत के, ईश्वर के प्रति इबादत यकायक करता है, उसके प्रति श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद, यू कहें कि सेल्फ हैप्पीनेस, स्वयं में आनंदित हो जाना, वो आत्मानंद से भर देती है। मानो भ्रातृत्व का ये एक सूत्र जो है, जैसे मानो भाईचारे का जो एक सूत्र है वो सभी आत्माओं को एक लड़ी में पिरो लिया गया हो। जिस प्रकार एक लड़ी में पिरोई हुई आत्माएं एकाकी दिखती है, उसी प्रकार उनका संचलन, उनका चलन, उनका विचलन, उनका समस्त क्रियाओं का एकाकी रूप ऐसा लगा जैसे किसी ने भाईचारे में उन्हें बांध करके उन सभी की आत्माओं को एक धागे में पिरो दिया हो। ऐसा जो है प्रेमचंद ने बताया। देखिएगा, अब नमाज खत्म हो गई है। नमाज खत्म होते ही चारों तरफ मेले का माहौल है। जो मेले का माहौल है तो कहीं न कहीं उस मेले के परिदृश्य का वर्णन कवि ने इसमें किया। लेकिन मैं आपको एक बात और इंगित कर देना चाहता हूँ कि उस समाज की तत्कालीन व्यवस्थाओं में, उस तत्कालीन व्यवस्थाओं में दो वर्ग बनकर के आते हैं। एक पूंजीपति वर्ग था, एक बहुत ही शोषित और दलित वर्ग था, जिसको उर्दू में कहा गया अमीर। मीर कहते गालिब ने मीर को कहा देवता, बहुत बड़ा आदमी, अच्छा आदमी, श्रेष्ठ आदमी। जो मीर ना हो, जिसको गरीब की दरिद्रता ना दिखे, वो अमीर। जो मीर ना हो, जो देवता ना हो, जो केवल अपने धन को ही भगवान समझता है, वो अमीर है। तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी, उसको लेकर के उनका नामकरण किया गया। लेकिन मैं आपको एक दृश्य बता देना चाहता हूँ, ये अब जो दृश्य आ रहा है वो चाइल्ड साइकोलॉजी का है और मेले का दृश्य है। हामिद जो है इतना निर्धन और इतना गरीब है, और गरीब होना कोई अभिशाप नहीं था, ये ऐश्वर्य अभिशाप मान लीजिए या ईश्वरीय कोई शक्ति मान लीजिए जिससे कि उसकी गरीबी थी। लेकिन वर्तमान में गरीब या पूर्व काल का गरीब की बात करें तो उसके लिए एक ही बात कहूंगा कि अच्छे शायर ने कहा कि मेले से लौटकर माँ बाप रोए अकेले में, यूं ही लौटकर आए माँ बाप रोए अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी महंगे थे मेले में। तो मिट्टी का खिलौना भी एक बालक को सहजता से प्राप्त नहीं होता। उस जमाने की उस गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके लेखक मुंशी प्रेमचंद ने मानवीय संवेदनाओं को इसमें प्रकट किया है। ये मानवीय संवेदनाएं यथार्थ की संवेदनाएं हैं जो आम आदमी के अंदर की पीड़ा को लिखने का प्रयत्न करती है, और इसीलिए मुंशी प्रेमचंद एक सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं, हिंदी के शेक्सपियर की भूमिका निभाते हैं। देखिएगा, नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। दुकान पर धावा होने का मतलब अब लोग उधर मिठाई और खिलौने लेने के लिए पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ग्रामीण जो लोग आए हैं उन्होंने भी, उनकी भी भाव, क्योंकि गांव का जीवन जो होता है, देहाती जीवन जो होता है, बड़ा सहज जीवन होता है। देहात का जो जीवन है वो वास्तविक जीवन है। उस जीवन का दृश्य इसमें लिखने का प्रयत्न किया। ये देखो, हिंडोला झूला जिसको बोलते हैं, हिंडोला झूला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पे जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। कभी ऐसा लगेगा जैसे हिंडोले जो है उससे हम आसमान की ओर जा रहे हैं, कभी जमीन की ओर गिर रहे हैं। ये चरखी है, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं चरखी को बोलते हैं चक्री, चारों तरफ झुलाने वाली चक्री। लकड़ी के हाथी बने हुए, घोड़े बने हुए, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको यूँ बताऊँ तो एक वो होता है जिसपे इस तरीके से एंगल जो है वो लगा होता है, यहाँ हाथी बंधा हुआ है या घोड़ा है, इस तरीके से खंबे पे ये घड़ी होती है और इसको घुमा करके चलाया जाता है। ये चक्री नुमा जो है उसके लिए कहा
लटके हुए हैं, 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन नूरे, ये हामिद के दोस्त हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, इन चारों ने घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। अपने कोस, अपने जो उनकी उसके पास जो पूंजी है, अपनी जेब जो है, कोस का मतलब है खजाना, उसकी जेब का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। उस बालक के मन में आया कि अपने कोस का 1/3 हिस्सा तो थोड़े से चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता। और सब चरखियों से उतरते हैं, सब ने जो है चरखी खाई, चक्री में से उतरे और खिलौने लेने लगे। इधर दुकान की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही है, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती और साधु। देखिएगा आपके मन में एक प्रश्न आता है, सिपाही आप इसको समझ गए होंगे, गुजरिया का मतलब दूध का व्यापार करने वाली या दूध देने का व्यापार करने वाली, राजा भी आप समझ गए, वकील। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भिस्ती जो है एक जाति थी उस समय। वो जाति क्या करती थी, चमड़े का बना हुआ एक कूप रखती थी और उससे पानी जो है वो वितरण करने का काम करती थी। तो पेशेवर पानी वितरण का काम ही किया करते थे। हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि एज ए PWD डिपार्टमेंट इनके पास हुआ करता था। ये कर्मचारी होते थे जलदारी विभाग के, जल सप्लायर के काम ये करते थे। ये आप समझिएगा। सॉरी, यूं कहूँ तो मैं जलदारी विभाग का काम करते थे, PWD नहीं, PSD का काम इनका था। साधु और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। ये बालक का मन करता है, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला है ये चाहते, ऐसा लगता है जैसे अभी ही बोल देंगे, अभी ही बोल देंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला। महमूद ने क्या लिया, बोला कांस्टेबल में दम होता है। छोटा सा कांस्टेबल भी जो है ना रुपए कमाने में अच्छे उच्च अध्यापक से ज्यादा होता है। सैलरी भले उसकी ज्यादा हो, लेकिन कांस्टेबल होता है, बड़े पावर वाला होता है। बड़े से बड़ा स्कूल का प्रधानाचार्य भी कांस्टेबल से डरता है। क्यों डरता है, पुलिस वाला है। तो बोला मैं तो सिपाही लूंगा, तो वो सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला। खाकी उसने वर्दी पहन रखी है, लाल पगड़ी लगा रखी है, कंधे पर बंदूक रखे हुए, और मालूम होता है कि अभी कवायद से, अभी परेड करके या अभी जो है पहरा दे करके चला आ रहा है। आगे नंबर आता है मोहसिन का। मोहसिन ने क्या लिया, मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। हो सकता है जलदारी विभाग की नौकरी करने वाला अच्छा लगे, पानी सप्लायर का काम करवाना है तो उनको भिस्ती अच्छा लगा। PHED के डिपार्टमेंट जो है, इस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, काम जो है बहुत अच्छा करते हैं। तो मोहसिन को ये व्यक्ति पसंद आया होगा, बोला मेरे को तो भिस्ती चाहिए। भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक चमड़ी का बना होता है जिसमें जल डाला जाता है। और इसी का एक प्रारूप जो होता है पूर्व काल में या पूर्व काल में मैं कहूँ कि कृषि में काम आने वाले जो यंत्र थे उन्हीं में भी इसी तरीके का प्रयोग करते थे, जिसको हम हमारी भाषा में चड़स के नाम से जानते थे। तो मशक रखे हुए और मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, कितना प्रसन्न है, कितनी प्रसन्नता की बात है। शायद कोई मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही जाता है। ऐसा लगता है, कहा ना कि खिलौने ऐसे हैं जैसे मुंह बोलते हैं, अभी बोल जाएंगे, यथार्थ और जीवंत लगते हैं। मुंह बोलने का मतलब क्या है, जीवंत है। ऐसा लगता है जैसे पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम था, उसने वकील लिया, और कैसी विद्वत्ता उसके मुख पर दिखाई देती है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, नीचे जो है सफेद रंग का पजामा, अचकन कहते पजामे को, ऊपर काला चोगा, नीचे जो है सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी अभी किसी अदालत से जिरह कहते बहस को, मुकदमे की बहस करना, जिरह या बहस की चले आ रहा है। और फिर देखिएगा ये सब 2 पैसे के खिलौने हैं, ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले?
खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। जरा, अब आप देखिएगा ये जो शब्द आया ना जरा, इस जरा शब्द में जय के नीचे एक बिंदी है, ऐसे एक बिंदी लगी हुई है जिसको अनुस्वार भी, आप ये अनुस्वार नहीं कह सकते, अनुस्वार तो ऊपर लगता है, ये एक नीचे की साइड में अनुस्वार जैसा एक चिन्ह बना हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ये उर्दू भाषा का चिन्ह है जिसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। ये नुक्ता चिन्ह कहलाता है और ये उर्दू में होता है। यहाँ थोड़ा जोर देकर के बोला जाता है, जरा, नवाज, जाफरीन, ये शब्द जरा, तो ये नुक्ता चिन्ह का प्रयोग है, ये ध्यान रखिएगा। जरा पानी पड़े तो सारा संसार रंग धुल जाए, पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। उन्होंने खिलौने के लिए कहा कि 2-2 पैसे के खिलौने हाथ से गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, रंग ऐसा है कि पानी डाल दोगे तो सारे धुल जाएंगे। ऐसे खिलौने लेकर के वह क्या करेगा, किस काम के हैं? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज, देखिएगा फिर आया कि मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, शाम सवेरे मेरा भिश्ती आपको पानी दे करके पानी की सप्लाई कर जाएगा। महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा मतलब फायर कर देगा, बंदूक चला देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। मन में बाल्यकाल की अवस्था है और कहीं कहीं मन में ऐसा भाव भी है कि खिलौने मिल जाए तो उन्हें एक बार जी भर के देखे, और चाहता है कि जरा देर के लिए ही उन्हें हाथ में ले सकता है, थोड़ी देर के लिए उसके हाथ में आ जाए। उसके हाथ में अनायास लगते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, लड़कों के मन में त्याग का भाव नहीं होता। क्या होता है, चिढ़ाने का काम करते हैं, देख करके अरे नहीं ऐसा करते हैं। लड़के सहजता से अपना खिलौना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, दूसरे को नहीं देते, तो कहा लड़के त्यागी नहीं होते। विशेषकर जब अभी नया शौक है, जब विशेष कोई नई चीज आई हो तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ की बारी आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, तिल और चीनी और गुड़ की बनी होती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। सोहन हलवा एक प्रकार का मूंग का बना हुआ हलवा होता है, और ये आपके यहाँ अजमेर डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही फेमस है, अजमेर का सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, हामिद उनसे अलग बैठा है। बिरादरी से पृथक होने का मतलब इन सबके पास पैसे हैं और ये सब आनंद ले रहे हैं, और वो बिल्कुल अलग जाकर के बैठा है। अभागी के पास 3 पैसे, दुर्भाग्यशाली है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, केवल 3 ही पैसे उसके पास है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद, एक बुरा मजाक है। मोहसिन इतना उदार नहीं है कि, लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास आता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा कर हंसते हैं। हामिद बेचारा किसिया जाता है। आगे देखिएगा, आगे कहा कि मोहसिन अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद अल्लाह कसम ले जा। हामिद रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? मेरे पास भी पैसे हैं, 3 ही तो पैसे हैं। सबने ने कहा 3 पैसे में बेचारा क्या क्या लेगा। महमूद हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद मोहसिन बदमाश है। महमूद ने कहा कि हमसे ले जाओ, हम दे देंगे। मोहसिन तो बदमाश है, वो शैतान है, वो आपको नहीं देगा। हामिद कहता है मिठाई कौन बड़ी नेमत है, मिठाई कोई बड़ी चीज थोड़ी है, कोई अच्छी चीज थोड़ी है। नेमत का मतलब अच्छी, कोई बड़ी अच्छी चीज थोड़ी है। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद कहता है कि हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा करके खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी, कुछ गिलट,
कुछ जो चांदी की गिलट होती है, नकली धातु मिक्सर में, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं, उसे एकदम यकायक ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तभी से जब रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज और हो जाएगी। देखिएगा कि एक नन्हा सा बालक कैसे समझदारी की बात करता है, एक नन्हे से बालक में कैसे परिपक्वता होती है। और कहीं ना कहीं मैं यूं कहना चाहूंगा, या मुंशी प्रेमचंद ने भी यही बात कही है कि अभाव व्यक्ति के अंदर परिपक्वता ला देता है। अल्पायु में यदि व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है तो वो परिपक्व होकर के वयस्क बन जाता है, चाहे अवस्था उसके बाल्यकाल की हो। और कहीं ना कहीं एक वयस्क व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही हामिद ने यहाँ सोचा है कि घर में काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठा करके भी नहीं देखता। आपने आज मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का जो पाठ पढ़ा, आप इसको बार रिविजन कीजिएगा। यदि कोई समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, बाकी का शेष जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।